नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर वीडियो बनाने का। और सीएनटी और एसपीटी पर वीडियो बनाने से पहले मैं उन सारे पृष्ठभूमि पर जाना चाहूँगा जो एसपीटी और सीएनटी को लाने से पहले क्या क्या चीज़ें थी और उसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो उसी सेगमेंट में हम बात करेंगे सबसे पहले आज छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। देखिए, अगर शॉर्ट में अगर आप बात करेंगे इसका तो आपको लगेगा कि यह भी एक प्रकार से सीएनटी एक्ट की तरह से, आपको शॉर्ट में सीएनटी एक्ट। लेकिन यह सीएनटी एक्ट वो नहीं है जो छोटा नागपुर टेनेंसी है वो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करने की बात हो सकती है। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट है ये। कौन सा एक्ट है ये? टेन्योर एक्ट, ना कि हमारा टेनेंसी। टेनेंसी वर्ड अलग है, ठीक है, और ये टेन्योर्स है। तो हमें ध्यान देना है कि छोटा नागपुर, या हिंदी में अगर बात करें हम लोग तो छोटा नागपुर भूधृत। भूधृत की मतलब, कहने का मतलब है कि कितने लंबे समय तक वो उस जमीन को होल्ड करके एक टेन्योर, एक पीरियड तक वो रखते हैं, इस अधिनियम के तहत हम बात करेंगे। तो यह जो नियम है, इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम को हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869। तो ये छोटे जो सिली मिस्टेक होने की जो बात है, सीएनटी एक्ट अगर शॉर्ट में करें तो टेन्योर्स एंड टेनेंसी, इस पर आप थोड़ा सा माइनर मिस्टेक नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर जो एरिया है, जो झारखंड का छोटा नागपुर जो एरिया है, इसमें भूईहरी, ध्यान दीजिएगा, भूईहरी के नाम भूधृतियाँ, जिसको हम लोग टेन्योर्स बोलेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि अक्सर हम लोग कभी इस बारे में पढ़े नहीं होते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो पेपर 1 यानी जीएस पेपर फर्स्ट की तैयारी तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों पर अच्छे से तैयारी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे सेगमेंट होते हैं, जैसे झारखंड का जीएस पढ़ना हो, अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का कर रहे हो, तो लोकल जो चीज़ें पढ़ना है, स्टेट वाइज जो पढ़ना है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से छोटे छोटे टर्मोलॉजीज़ हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। और मैंने कई लोगों से इससे बात किया हूँ, जो उन्होंने कहा है कि चीज़ें तो हमें सारी समझ में आती है, लेकिन क्या है ना कि छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उसमें हमें कंफ्यूज कर जाता है, और उसका जो डेफिनेशंस है, उसका जो मीनिंग है, मुझे अच्छे से फिर बाद में समझ में नहीं आता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे टेनेंसी नहीं है, ये टेन्योर है, ठीक है। टेन्योर्स का मतलब होता है एक समय, एक टाइम पीरियड, यहाँ पे समझिएगा। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भूहरी के नाम पर भूधृत यानी जो टेन्योर्स विद्यमान है, वहाँ पे देखिए झारखंड के छोटा नागपुर जो एरिया है, वहाँ पे भूहरी के नाम पर, भूहरी जमीन किसको बोलते हैं? जो मुंडा, जो आदिवासी लोग जो थे, वे लोग उस एरिया को, उस जंगल को काट के साफ करके जो जमीन अपने उपयोग के लिए बनाते थे, उसको भूहरी जमीन बोलते थे हम लोग। आगे क्या बोलता है कि इसे ऐसे लोग धारण करते हैं जो स्वयं को उन गांवों को स्थापित करने वाले मूल वासियों के वंशज माने जाते हैं, या फिर खुद को वो मानते हैं, जहां ऐसी भूमि अवस्थित है। अब समझिएगा कि एक प्रकार से हम लोग छोटा नागपुर के अंदर जो भूहरी ज़मीन है या फिर भूधृतियाँ हैं, कहने का मतलब भूहरी ज़मीन कौन सी ज़मीन हुई? भूहरी ज़मीन तो वही ज़मीन हुई ना जो खुद लोग उस ज़मीन, उस जंगल को साफ करके अपने उपजाने के लिए फसल को, और अपने जीवन यापन के लिए जिस ज़मीन को उन्होंने खुद काट के अच्छे से बनाया है, तो उस ज़मीन को भूहरी ज़मीन बोलेंगे। और भूहरी ज़मीन को जो वे लोग अपने टेन्योर से, अपने जो हैंड में वो लोग रखते हैं और उसका जो उपयोग करते हैं, तो वहाँ के जो एरिया में, जो एरिया को जो बसाए हैं, जो गांव को बसाए हैं जंगल काट करके और उस ज़मीन को, तो उस जगह पे जितने भी लोग थे, तो उस एरिया में जितने भी लोग उस ज़मीन को बनाए हैं, तो उसको जो होल्ड कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो एक प्रकार से गांव वहाँ पे डेवलप हो गया। तो गांव को जो स्थापित किए हैं, तो यह जो एरिया है, यह जो आपका जो भूधरी, जो टेन्योर्स लोग जो हैं, भूधृती लोग हैं, ये लोग वहाँ के क्या बोलते हैं कि वहाँ के जो मूलवासी हैं, जो वंशज हैं, वो खुद को मानते हैं। आगे क्या कहता है कि गाँव में, अब देखिए, जब वे लोग भूहरी ज़मीन जो वहाँ पे आप लोगों ने बनाया, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया, वहाँ पे रहना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे इन लोग, आप अभी भी ये चीज़ कभी कभी आप देखते होंगे प्रैक्टिस में, अभी भी कहीं कहीं है। और अगर झारखंड से आप बिलोंग करते हैं, गाँव या इंटीरियर एरिया में रहते हैं, तो देखेंगे कि गांव में जब खेती लोग करते हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं,
तो वो क्या करते हैं कि गांव में कुछ भूधृतियाँ, जो उनका जो टेन्योर से जो ज़मीनें हैं उसमें कुछ भूत खेत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भूत खेत, डली कटारी एवं पहनई के लिए, है ना, के नाम से जाना जाता है। अब कहना का मतलब क्या है कि इस जमीन को पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी जाती है ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। अब समझिएगा इस लाइन को, पहले क्या है तो हिंदी में ही लिखा हुआ, लेकिन बात है कि इसके अंदर की चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हो गया क्या कि चीज़ों को आप तो पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर की तरह, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ें ग्रैब करके अच्छे से नहीं रह पाएगा लॉन्ग टाइम तक। तो देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है कि गांव में आप जब भी देखते होंगे खेती बाड़ी होता है तो क्या करते थे पहले कि कुछ ज़मीन को वे लोग कुछ ज़मीन कहने का मतलब कुछ खेत को वे लोग क्या कहते थे कि इस खेत में जितने भी धान होगा, चावल होगा या फिर जो भी फसल लगाते थे तो वो अलग से उस ज़मीन का, उस खेत के फसल को रख देते थे। किनके लिए? जो पुजारी होते थे, जिसे पाहन भी बोलते थे गांव में, अगर आप जानते होंगे पाहन जिसको बोलते थे, जो पुजारी कहलाते थे। घर का देवी देवता जो होते थे उसको पूजा करने के लिए पाहन आते थे, जिसे नायक भी बोलते थे, नायक। तो ये पाहन लोग के लिए अलग से रख देते थे। और क्या यहाँ पे कहा जाता था, जैसे मान लीजिए अभी भी आप लोग देखते होंगे प्रैक्टिकली में कि कुछ ज़मीन जैसे नहीं होता है कि जब धान की कटाई हो गया, धान की छटाई हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ पुजारी लोग, कुछ पंडित लोग आते हैं कि दान दक्षिणा लेने के लिए, या फिर नाई के लिए अलग से रख देते हैं, या धोबी के लिए अलग से रख देते हैं, आपका पाहन के लिए अलग से रख देते हैं, या कुम्हार के लिए अलग से रख देते हैं। तो यह जो चीज़ें था तो इसमें सिस्टम में पहले से था कि इस ज़मीन का जितना ही फसल होगा वो नाई के लिए है, बढ़ई के लिए है, आपका कुम्हार के लिए है, धोबी के लिए है, नाई के लिए है, पाहन के लिए, इस फसल का सबको उसको दे देना है। तो क्या करते थे, तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ गांव में क्या होते थे कि गांव के महतों के लिए भी अलग से ज़मीनें रखी जाती थी। ज़मीनें रखने का मतलब है कि उनके नाम पर नहीं लिखी जाती, कहने का मतलब है उसमें जितने भी फसल होता था, जितनी भी चीज़ें होती थी, तो उसका उपयोग कौन करते थे? वो महतो ही करते थे, जो वहाँ के महतो होते थे। आगे क्या होता है कि गांव में मंझीहस या फिर मंझीहस ज़मीन, जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे, आप देखिएगा कि मंझीहस ज़मीन या फिर आप यूँ कह लीजिए कि भुईहरी ज़मीन, है ना, ध्यान दीजिएगा, मंझीहस या फिर भुईहरी ज़मीन जो है, एक प्रकार से यहाँ पे जो नाम है ना, नाम से कुछ ज़मीनें अलग से रखी जाती थी, जिसे उन गाँवों के अपने अपने स्वत्वधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता था। साथ ही क्या बोलता है कि साथ ही इसमें बट खेत, जिसको आप बटाई खेत भी बोल सकते हैं या फिर अध बटाई जिसे बोलते हैं, नाम से ऐसे ज़मीनें हैं जिसे मझियस ज़मीनें पर काम करने वाले गांव के श्रमिकों, जो वहाँ पे जो लेबर काम करते थे, के लिए नियत किया जाता था। अब समझिएगा कि कुछ ज़मीनें तो जो गांव में होता था मझियस ज़मीन, जैसे कहने का मतलब है कि जो ज़मीन को काट छाट करके अच्छे से बना करके रखा जाता था, उस ज़मीन को अलग से रखा जाता था ताकि वहाँ पे जो उसका जो स्वामित्व है, जो उसका अधिकार है, वो अपना उपयोग के लिए रखते थे। लेकिन वो खुद तो करते नहीं थे, तो क्या करते थे कि अधबटाई में दे देते थे कि भाई मेरा 2 एकड़ का ज़मीन है, इसमें कुछ लोग काम करते थे। क्या करते थे, काम करने के बाद जो भी वहाँ से फसल वगैरह निकलता था तो उस फसल को ये लोग क्या करते थे कि फसल आधा तो जो उपयोग करते थे, जो वहाँ पे काम करते थे, उनको दे देते थे, और आधा या फिर जिस तरह से बटाई में होता था उसको, जो लैंड ओनर्स होता था, उसको दे दिया जाता था। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस आज भी कहीं कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का यहाँ पे बात था। आगे क्या बोलता है कि इस अधिनियम के शब्द विन्यास, शब्द विन्यास कहने का मतलब है कि अगर वर्ड का हम कॉन्फ़िगरेशन करें या फिर वर्ड का हम लोग अगर फॉर्मुलेशंस करें, यहाँ पे देखें कि शब्द विन्यास, तो भूयहरी शब्द में भूत खेत, डली कटारी, पहनई तथा महतोई, अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी वर्ड का अगर हम जब तक कोई मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ का लाइन का डेफिनेशंस, उसके जो बात क्या कह रहा है, उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी कभी कोई भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो या फिर वॉट एवर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि यह शब्द का रूट काउज क्या है, मीनिंग क्या है इसका, और इसके पीछे का छिपे हुए जो इसका जो वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको समझने की ज़रूरत है। आप उसको कॉन्फ़िगरेशंस के माध्यम से उसको फैक्टर करके समझ सकते हैं, उसको फॉर्मुलेशंस करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भूयहरी ज़मीन के बारे में बताया। भूयहरी शब्द का मतलब होता है भूत खेत, डली कटारी,
पहनई या महतो, अभी मैंने पहले क्या बात किया कि कुछ ज़मीनों को भूत खेत कहते थे, जिसको हम लोग रख देते थे कि इस खेत का जितना भी फसल होगा वो महतो को दे देंगे, उनके फसल के लिए है, नाई के लिए है, बढ़ई के लिए है, इन सब चीज़ों के लिए था। उसी को हम लोग बोलते हैं डल कटारी, पहनई और महतोई शब्द से परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे बात करें कि एक प्रकार से जब ये एरिया हो जाता था, जब यहाँ पे मझियस ज़मीन की बहुत सारा एक गांव बस जाता था, तो उसमें अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ कमिश्नर्स को सेट किया जाता था। कमिश्नर वहाँ पे एक्चुअली रूल करते थे और वो चीज़ों को कंट्रोल रखते थे। क्या था इसमें हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार से विशिष्ट कमिश्नर का वहाँ पे कुछ कार्य होता था। क्या कार्य होता था कि वह प्रत्येक नियुक्त, जहाँ पे इस एरिया में जो प्रत्येक नियुक्त किए जाते थे कमिश्नर, तो उसका यह कर्तव्य होता था कि वह अपनी अधिकारिता, अपने वो पावर से, है ना, उस सीमाओं में यदि कोई व्यक्ति भूइंहरी या मझिहस धृतियों पर अगर दावा करता हो तो कमिश्नर यानी कलेक्टर उसके स्वायत्त की जांच पड़ताल करके उसको क्या करते थे, सीमांकन करते थे। अब जैसे होता है क्या था कि मान लीजिए कोई किसी ने अपनी ज़मीन को यहाँ पे जंगल काट करके और फसल उगाने का काम कर रहा है, उसका वहाँ पे वर्चस्व है, उसने वहाँ पे अपना कब्जा करके रखा है। अगर उस पर कोई और भी लोग दावा कर रहा हो, उसकी भूइंहरी ज़मीन पर अगर कोई दावा कर रहा हो मझे ज़मीन पर, तो यहाँ पे कलेक्टर का काम क्या होता था कि इनके जो चीज़ें हैं, इनका जो ऑटोमेसी है, जो जिसका ज़मीन है उसको नहीं अगर मिल रहा है तो इसकी ये जांच पड़ताल करें, और जांच पड़ताल करने के बाद उसका सीमांकन कर दें और जिसका है उसके हित में रहे और उस चीज़ का उपयोग करें। अब क्या है कि कमिश्नर की कुछ शक्तियाँ भी थी। अब उसमें से शक्तियाँ क्या था कि इस अधिनियम के तहत जो भी था, छोटा नागपुर जो टेन्योर्स एक्ट है हमारा, इसके अंदर में क्या था कि उन शक्तियों में अपना प्रयोग करते थे। क्या था कि जो भू राजस्व था, भू राजस्व की, है ना, बंदोबस्ती करने की शक्ति, जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा था कि बंदोबस्ती जो सिस्टम था वो 1793 में लगा था। तो बंदोबस्ती सिस्टम में क्या होता था कि किसी एक ज़मींदार को दे दिया जाता था और बोलता था कि यहाँ से कलेक्ट करके हमको रेवेन्यू देना है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे तो एक कमिश्नर के पास शक्तियाँ थी। अब क्या होता है कि कमिश्नर के पास जैसे भूविहारी या मझिहस की श्रेणी में आने वाली जितनी भी ज़मीनें था, उसका एक प्रकार से वो लोग रजिस्टर तैयार करते थे, एलोकेट करते थे। भाई एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखिए भूविहारी ज़मीन और मझिहस ज़मीन पर किस तरह का टैक्स लगेगा, क्या होगा, तो उसके पहले हमारे पास वो ब्लू प्रिंट्स होने चाहिए। तो उस तरह का वो ब्लू प्रिंट्स तैयार करते थे, रजिस्टर तैयार करते थे कमिश्नर। और जिन व्यक्तियों का बेजा कब्जा हरण हो गया हो, देखिएगा, देखिए हिंदी में तो लिखा हुआ है लेकिन बातों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। बेजा कब्जा क्या होता है समझिएगा। बेजा कब्जा क्या होता है कि मान लीजिए ज़मीन ए का है और उस ज़मीन पर कब्जा किसी बी ने कर लिया है और वहाँ पे बी अपना वर्चस्व चला रहा है, तो उस बेजा कब्जा को, उसको जो कब्जा किया हुआ जो ज़मीन है दूसरों के द्वारा, तो उसको अगर किसी ने हरण कर लिया है, किसी ने उसको कब्जा कर लिया है, किसी ने अगर उसको अपने अंडर कर लिया है, तो इसको वो पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति था। उस चीज़ को क्या था कि जांच पड़ताल करके और उसका जो बेजा कब्जा हो गया है उसको पुनः जिसका था उसको दे देने की, है ना। अगर साबित हो जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो दूसरे ज़मीन है, वो बेजा कब्जा किया हुआ है, तो उसको दे दिया जाता था इनके द्वारा। तो भूइहारी और मझिहस धृत धारण करने वाले व्यक्ति की ज़मीन पर अगर कब्जा हो गया हो तो विशिष्ट कमिश्नर को उस व्यक्ति को ज़मीन वापस दिलवाएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई बेजा कब्जा कर लिया है, कोई अपना धाक जमा करके, धौस जमा करके, अपना, है ना, कुछ भी मसल्स पावर के थ्रू अगर वो कब्जा कर लिया तो इस चीज़ पर भी कमिश्नर का हक था, अधिकार था कि वो उस चीज़ को दिया जाए। अब देखिए कमिश्नर के पास कुछ निर्णय लेने की भी शक्तियाँ थी। तो उसमें निर्णय किस एक्ट के तहत बात कर रहा हूँ, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट के तहत, अभी हम लोग CNT में नहीं घुसे हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पर नहीं आए हैं, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कलेक्टर के पास क्या निर्णय लेने की जो शक्ति था कि यह जो है कि कर निर्धारण करने का, वहाँ पे जो टैक्स क्या है अपने विचार से विशिष्ट कमिश्नर के सामने रखेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई भी टैक्स रेवेन्यू अगर बढ़ाना है, जैसे पहले क्या बंदोबस्त व्यवस्था कर दिया, इनके पास तो शक्ति था बंदोबस्त व्यवस्था। अब जमींदार ने बोल दिया कि नहीं अब से इतना टैक्स वसूलेंगे, आपको इतना देना होता, तो ये चीज़ का प्रस्ताव क्या करते थे, कमिश्नर के पास रखते थे और इसका निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल इस कमिश्नर के पास होता था। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जमींदार को दे दिया गया इसके थ्रू, बंदोबस्ती व्यवस्था के थ्रू बोल दिया गया कि इस एरिया यहाँ तक का आपका कंट्रोल है, आप मुझे यहाँ से ला करके रेवेन्यू दीजिए। अब जमींदार को लगता है कि नहीं थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है, तो वो प्रस्ताव लेकर कहाँ जाते थे, कमिश्नर के पास। कमिश्नर इस चीज़ को सुनते थे, देखते थे, डिसाइड करते थे, देन आफ्टर दे विल गिव द फाइनल डिसीजन कि हाँ यहाँ पे आपको इतना लेना है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये निर्णय लेने का उनके पास शक्ति था। अगर मान लीजिए कि विशिष्ट जो कलेक्टर था उनके द्वारा अगर मान लीजिए कोई चीज़ें
अगर पारित कर दिया गया है, या फिर कमिश्नर के नीचे जो आपके जमींदार थे उनके द्वारा अगर कोई चीज़ें हो गया, तो उसको पुनर्लोकन का मतलब उस डिसीजन का रिव्यू करने का भी अधिकार उसके पास था। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी में देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू है ना, तो इस तरह से उस चीज़ों का जो भी चीज़ें उसको रिव्यू करने का भी इनके पास अधिकार था। अगर मान लीजिए कभी कभी होता क्या था कि अगर मान लीजिए विशिष्ट जमींदार के कहने पर और विशिष्ट कमिश्नर के द्वारा अगर मान लीजिए टैक्स को बढ़ा दिया गया है, टैक्स को बढ़ाने के बाद अगर फिर से अगर उसमें कुछ लोगों को चाहते हैं कि नहीं उस पर अपील किया जाए, कुछ चीज़ों पर याचिका दायर किया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है कि विशिष्ट कमिश्नर तो कर दिए हैं, तो विशिष्ट कमिश्नर के पास ही कंप्लेंट लेकर के जाओगे तो भाई तो वो तो क्या बोलेगा, हम ही खुद किए, हमें अपने आप को गलत कैसे बोले। तो वहाँ पे क्या होता था मामला कि उनके निर्णय का या उनके आदेश के विरुद्ध परमंडल के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, परमंडल के सब डिविजनल कमिश्नर के पास अपील की जा सकती थी। तो यहाँ पे सब डिविजनल कमिश्नर के पास अपील की जा सकती थी। जैसे देखिएगा इस एक्ट के तहत क्या क्या मेन चीज़ें थे, पूरे इसके एक्ट को हम लोग बहुत विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी मेन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको जानने की हमें ज़रूरत है। आगे क्या बोलता है कि यहाँ पे जो मुख्तार वकील की सुनवाई, अब यहाँ पे जितने भी मुंशी थे, वकील थे, लॉयर थे, इन लोगों के लिए जो भी जो चीज़ें सुनवाई होती थी, सुनवाई नहीं, कहने का मतलब है कि विशिष्ट कमिश्नर की सहमति के बिना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब तक विशिष्ट कमिश्नर की सहमति ना हो, विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष लाए गए, विशिष्ट कमिश्नर के सामने जो भी चीज़ लाया गया है, किसी भी मामले में मुख्तार या वकील की सुनवाई नहीं की जा सकती। आप कोई भी ले करके कोई भी चीज़ों को बहस करने के लिए आए हैं, तो जो विशिष्ट कमिश्नर था उसकी आपको रिकमेंडेशंस, उसकी कंसेंट ज़रूरी था, उनका परमिशंस ज़रूरी था, तब जा कर के उस चीज़ पर आपका सुनवाई होता। आगे क्या कहता है कि राज्य सरकार नियम बना सकती थी। अब राज्य सरकार जो है वो समय समय पर अपना आवश्यकता अनुसार क्या करते थे, वो नियम कानून बनाते थे और आदेश भी पारित करते थे। तो हम लोगों ने इस चीज़ में देखा कि इस एक्ट के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें था। छोटा नागपुर भूधृत अधिनियम 1869 के अंदर। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का धीरे धीरे करके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। ये छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह हमारा होगा छोटा नागपुर यानी CNT एक्ट के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल से अब छोटे छोटे वीडियो में बना करके सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा कोशिश होगा इस वीडियो के माध्यम से कि सारे वो छोटे छोटे जितने भी टर्म्स हैं या फिर आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग वर्ड्स लगते हैं, जैसे अधिभोगी, अनाधिभोगी, है ना, खुद कट्टीदार, इस तरह के जो वर्ड्स हैं सारी चीज़ों को मैं एक बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और CNT और SPT एक्ट को बहुत ही ईजी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ेगा कहीं कहीं तो इंग्लिश वर्ड को भी लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ में आना चाहिए, हम विजुअलाइज कर सकें चीज़ों को, तब हमें वो चीज़ें सारी चीज़ें याद होगी। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि हमारे यूज़फुल का है और तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, या फिर ये वीडियो अच्छा लगता है तो। और अब तक अगर हमारे वीडियो को आप आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।